ओके डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। बच्चों, अभी हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह सब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है। आप अपने सेमेस्टर में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हैं, पर आगे चल के जब आप देखेंगे, आप रियल लाइफ में वर्क करने वाले हैं। सपोज आपने इसके बाद अपने अभी जो आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के बाद, फिर आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आपने मास्टर डिग्री किया, आगे चल के आप पीएचडी करेंगे, या आप जो भी आगे करने वाले हैं हर एक जगह आपको म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का यूज होने वाला है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे आप कोई भी डिवाइस आप डिजाइन करने वाले हैं, उसमें म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का जरूरत होता ही है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि म्यूपी कहां जरूरी है, क्या ये करता है, पहली बात। फिर म्यूपी का जन्म, म्यूपी की जर्नी, शुरुआत कहां से हुई, आज हम कौन सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, कौन सा हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, हम घरों पे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगाते हैं, सब हम देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। वापस से आप सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। चलिए हमारे चैनल पर, और हम स्टार्ट करते हैं म्यूपी एंड माइक्रो कंट्रोलर। चलिए, तो सबसे पहली बात होती है कि म्यूपी की सर जरूरत क्यों पड़ी, हमको इसको पढ़ना ही क्यों है, इसका रियल लाइफ में क्या जरूरत है, यूज है। चले, तो पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास कोई एक कंट्रोलर है, एक रिमोट कंट्रोल है। सपोज दिस इज अ रिमोट कंट्रोल, ओके। ये हमारा इस क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड का रिमोट कंट्रोल है ना, ठीक है। अब इस रिमोट कंट्रोल में सपोज एक कोई यहां पर स्क्रीन भी होता है, जैसे कि एसी का रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोई भी यहां पर बटन को प्रेस किया, तो क्या होगा, सबसे पहले इस रिमोट कंट्रोल में आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा बटन, कौन सा स्विच प्रेस किया गया है। इज इट ओके और नॉट, है ना। सिंपल। पहला क्या हुआ, सपोज आपने, हम पढ़ रहे हैं कि हमें म्यूपी और माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्यों है। आपने एक कोई भी, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल है। अब रिमोट कंट्रोल में आप कोई बटन प्रेस करते हो, आप कोई स्विच प्रेस करते हो, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कोई बटन को, स्विच को प्रेस किया है, तो क्या है, एक प्रोग्राम के तहत अब क्या होगा, ए रिमोट कंट्रोल आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा बटन प्रेस किया गया है। इज इट ओके। सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कौन सा स्विच प्रेस किया गया है, बटन प्रेस किया गया है, वो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा। सिंपल प्रोग्राम होता है, इसको हम सिंपल मैट्रिक्स कीवर्ड प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। हमें जरूरत नहीं है इतना डीप में जाने की, बट मैं बता रहा हूं, एक मैट्रिक्स कीवर्ड प्रोग्राम है जो आइडेंटिफाई करता है कौन सा स्विच प्रेस किया गया है। अब दूसरा, सपोज यहां पर एक स्क्रीन होती, जैसे कि आपने एसी वगैरह में देखा है और भी जगह देखा है, आप बटन प्रेस करते हो, सपोज आपने वॉल्यूम का प्रेस किया, तो वहां पर वॉल्यूम दिखता है, कम ज्यादा दिखता है। इज इट ओके। तो जब आपने बटन प्रेस किया तो एक प्रोग्राम चला, जब आपने दूसरा देखा यहां पर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वो भी वॉल्यूम जो डिस्प्ले हो रहा है, कुछ और डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, वो भी क्या है, हमारा एक प्रोग्राम के तहत ही हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रोग्राम की जरूरत है। तो क्या समझ में आया आपको, इतनी सी बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं रियल लाइफ में, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। आप अगर ट्रैफिक लाइट देखें, ट्रैफिक लाइट देखते ना, ट्रैफिक लाइट में आप देख रहे हो कि फिक्स पैटर्न है। ट्रैफिक लाइट रेड, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, एक फिक्स टाइम इंटरवल में 30 सेकंड, 1 मिनट, जो भी टाइम इंटरवल है, जिसकी जितनी ज्यादा जिस पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोड है, उसके हिसाब से वो टाइम इंटरवल फिक्स होता है, 30 सेकंड का, 1 मिनट का।
तो वो भी क्या है, वहां पर भी एक प्रोग्राम फिक्स होता है, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, इतने टाइम के लिए ऑन रहेगा, इतने टाइम के लिए इधर की लाइट ऑन रहेगी, इतने टाइम के लिए इधर की ऑन रहेगी, इज इट ओके? तो वहां पर भी एक प्रोग्राम ही हो रहा है। तो क्या समझ में आया? हमको इतना समझ में आया कि हमें जब भी प्रोग्राम की जरूरत होती है और किसी डिवाइस में प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर म्यूपी माइक्रो कंट्रोलर होगा ही। इज इट ओके और नॉट? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो क्या समझ में आया? सिंपल सी बात है, अभी माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत कहां हुई? जहां पर आपको प्रोग्रामिंग होना है वहां माइक्रो प्रोसेसर होगा ही, माइक्रो कंट्रोलर होगा ही। अब आप बोलो सर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर है? हम देखने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट। अभी के लिए आपको बता दूं, सिंपल सा मेमोरी का है, उसमें मेमोरी बाहर होती है, उसमें अंदर होती है, या बोले माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो बड़ा हो गया, माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर छोटी चीज। ओके, तो दोनों ही एक ही बात है, समझते हैं अपन। माइक्रो कंट्रोलर भी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, अभी माइक्रो प्रोसेसर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो पूरा कंक्लूजन निकला कि माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड वेयर वी आर यूजिंग द प्रोग्राम। जहां भी आपको एक प्रोग्राम को रन कराना है, आप मोबाइल में देखो, मोबाइल में आपके पास जो मोबाइल है, आप उसमें जो भी काम करते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय द प्रोग्राम। हर एक चीज प्रोग्राम के द्वारा ही होता है। आपके स्क्रीन पे वीडियो का चलना, वीडियो का पॉज होना, फिर आपका कॉल उठाना, कॉल को रखना, मैसेज करना, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी प्रोग्राम के थ्रू बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली आप जितना ज्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट जो है प्रोग्राम बेस्ड हो जाते हैं, मॉडिफाइड होके, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत होती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर माइक्रो प्रोसेसर वहां करता क्या है? ये बात तो आपने बता दी कि सर जहां भी प्रोग्राम होना है, जहां भी प्रोग्राम की जरूरत है, जहां पर भी हमको एक प्रोग्राम रन कराना है, वहां पर हमें माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत है। अब माइक्रो प्रोसेसर वहां पर करता क्या है, ये बात समझना है आपको, ठीक है। ये हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में। चलें, तो अब हम नेक्स्ट चीज जो समझते हैं, अब हम जो नेक्स्ट चीज समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का जन्म कहां से हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के जो देने वाले हैं वो कौन है, कैसे शुरुआत हुई, अभी क्या चल रहा है ना। पहले मैं इसकी जर्नी बताता हूं, शुरुआत बताता हूं, फिर अपन वापस से अपनी बात पर आएंगे। कौन सी बात? कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है। प्रोग्राम रन तो करता है पर कैसे करता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है वो हम समझने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को शुरुआत कहां से हुई। 1971, 1971 पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना वो 1971 में बना है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला हमारा इंटेल, ठीक है ना। इंटेल का आपने नाम सुना होगा, है ना। इंटेल मैक्सिमम आपने इंटेल का प्रोसेसर ही सुना है ना, क्योंकि प्रोसेसर ही बनाता है। प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं आपको और बताने वाला हूं, ठीक है ना। अभी और अपन देखें, जैसे आपके मोबाइल में प्रोसेसर हटा दो, खत्म, मोबाइल में कुछ है ही नहीं है। आप देखो ना, आप कुछ भी करते हो मोबाइल में, आपके मोबाइल का वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो, उसकी आवाज कम ज्यादा कर रहे हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे हो, मोबाइल में आप मैसेज टाइप कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय द प्रोग्राम। हर एक चीज प्रोग्राम के द्वारा हो रही है, और प्रोग्राम है तो वहां पर माइक्रो प्रोसेसर है, क्योंकि आपने देखा प्रोसेसर ही तो होता है, ठीक है ना। कितना हाई प्रोसेसर है, जितना हाई प्रोसेसर उतनी फास्ट वर्किंग, है ना। समझते हैं ऐसा कैसे होता है? अभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा कि सर प्रोसेसर फास्ट होता है, प्रोसेसर हाई होता है, तो वर्किंग कैसे ज्यादा होती है? समझते हैं, वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। बस आपके दिमाग में सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट क्रिएट करना है अभी मुझे, है ना। आपको सब्जेक्ट की डेप्थ में ले जाना है, सब्जेक्ट जितना जरूरी है एग्जाम के लिए वो पढ़ना है। चलें भाई, तो माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्टिंग ये आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आए तो ये लिखना जरूरी है, आप ये लिख सकते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर का पहला जो बना है वो बना है 1971 में। इसका नाम था 4004, है ना। जैसे
4004 सिंपल। और ये 4 बिट प्रोसेसर है, 4 बिट प्रोसेसर है, 4 बिट का डेटा ये आदान प्रदान कर सकता है ना। 4 बिट समझते हैं ना, बिट समझते हैं। दिस सपोज दिस इज द बिट्स, दिस इज बिट, ओके। ये 4 बिट का प्रोसेसर था। अब समय जैसे जैसे बढ़ा, रिसर्च बढ़ी, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ, उसके बाद सेकंड माइक्रो प्रोसेसर, नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1972 में आया 8008, ठीक है। ये 8 बिट प्रोसेसर था, ये थोड़ा और फास्ट हुआ, इससे और ज्यादा हमने यूज किए। नाउ द नेक्स्ट 1973 में 8080 आया, ये 8 बिट का प्रोसेसर था और ये ऑलमोस्ट 8085 के जैसे ही था, ठीक है। बट इन द 1976 जब हमारा पहला यूजफुल प्रोसेसर जिसको याद रखा जाता है सबसे ज्यादा, वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और आज भी 1976 से लेके आज कितनी साल हो गई, ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट 45 से प्लस ईयर, 45 प्लस ईयर आप देख रहे हो, 47 48 ईयर के बाद भी आज आप 8085 पढ़ रहे हो, आफ्टर 48 ईयर, है ना। इतने सालों के बाद अगर आप 47 40 ईयर के बाद इसको पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर हम बात करें 8085, इट इज द बेसिक प्रोसेसर। क्योंकि प्रोसेसर तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रोसेसर आ रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा एडवांस मॉड्यूलेशन, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, बट बेसिक थिंग जो स्टार्ट होता है वो वहीं से आप पढ़ते हैं। आप इंग्लिश को कितना सीख ले, पहले आप इंग्लिश की शुरुआत कहां से करोगे, इंग्लिश की शुरुआत तो अल्फाबेट से करोगे। पहले आप ABCD सीखोगे, फिर वर्ड बनाना सीखोगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखोगे, फिर आप ग्रामर लगाओगे सेंटेंस बनाने के लिए, कौन से सेंटेंस है, फिर आप उसमें अलग अलग एडवर्ब फलान ढिमका पूरी ग्रामर डली हुई है, देन आप इंग्लिश लिखते हो, बोलते हो। तो सबसे बेसिक क्या है, सबसे बेसिक है कि पहले आपको सीखना है कोई भी चीज का बेसिक, तो यहां से स्टार्ट होता है 8085। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 8085 बेसिक है तो पढ़ते क्यों है, डिस्कस करने वाले हैं, सुने। तो 8085 पहला 1976 में आया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसर उस समय था, उस समय अभी भी है, बताता हूं भी कैसे है, ठीक है। और अभी भी हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 8 बिट प्रोसेसर है, 8 बिट प्रोसेसर है, 8 बिट डेटा इसमें आदान प्रदान हो रहा है। अब फिर कुछ उसी समय, है ना, 8086 भी आया, दिस इज अ 16 बिट प्रोसेसर। आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, टाइम निकलने के साथ हमारे नए नए प्रोसेसर आ रहे हैं। देन नेक्स्ट जो है, इसी तरह थोड़े थोड़े डेवलपमेंट के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ प्रोसेसर आते रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और ये सभी आपके सामने प्रोसेसर की जर्नी में लिख रहा हूं, प्रोसेसर किस तरह से आ रहे हैं। फिर 80186 आया, 80286 आ रहा है, आप देखो यहाँ 16 बिट हो गया। फिर 80386, ये भी पहला 8085 के बाद इंपॉर्टेंट प्रोसेसर आया जो कि 32 बिट प्रोसेसर था। इट इज ए क्वाइट फास्ट प्रोसेसर, एक फास्ट प्रोसेसर की कैटेगरी में ये भी आता है, ठीक है। ईयर एग्जैक्टली याद करने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी है। देन इन द फर्स्ट टाइम इन 1993 एक प्रोसेसर आया 80586 P1 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 मतलब पेंटियम 1 प्रोसेसर, इतना ही इसको याद रखते हैं, पेंटियम 1 प्रोसेसर। इट इज अ फास्ट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, 64 बिट का आदान प्रदान हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये प्रोसेसर आते से एकदम समझ लो तहलका सा मच गया, क्योंकि ये इससे पहले तक कंप्यूटर्स हमारे बिजनेस में, कैलकुलेशन में प्रोफेशनली यूज हो रहे थे। बट इन द 1993 एंड आफ्टर दिस फिर क्या हुआ, कंप्यूटर्स का यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप उस पर अब गेम्स खेलने लगे हो, 3D गेम्स आ गए हैं, है ना। कुल मिला के फिर एकदम से कंप्यूटर का क्या हुआ है, यूज बढ़ गया है आफ्टर दिस प्रोसेसर। क्योंकि इससे पहले वो बहुत ही लिमिटेड था, स्पीड बहुत कम थी, बहुत ही स्लो प्रोसेस करता था। बट आफ्टर दिस
दिस इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड प्रोसेसर, उस समय बहुत ही डेवलप प्रोसेसर था P1। फिर इसके बाद समय गुजरा, एग्जैक्टली डेट नहीं लिख रहा हूं, ये जो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैंने लिख दी, आपको याद रखना हो तो ठीक है, नहीं रखना हो तो कोई दे। फिर उसके बाद आपको होता है P1 के बाद फिर पेंटियम 2 आया, है ना, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 प्रोसेसर। आपको याद होगा, आपने आज से 15-20 साल पहले इसको पढ़ा होगा, आपके जो डेस्कटॉप थे, जो आज लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप, उसमें पेंटियम 4 प्रोसेसर आपने सुना होगा, पेंटियम 4 प्रोसेसर, P4 प्रोसेसर। फिर और समय निकला, अभी आपने सुना, फिर इंटेल का कौन सा आया आपने, आई से, सभी इंटेल नहीं बनाए हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं सभी इंटेल के ही हैं, ठीक है ना। इंटेल के कोर आपने देखा होगा, इंटेल के जो अब आप देखोगे i3 i4 प्रोसेसर, अभी ये आपने ये तो सुने होंगे, लेटेस्ट अभी है, 2-5 साल पहले की बात है। फिर इंटेल के कौन से हैं, कोर, i3 i4 प्रोसेसर, i5 डॉट डॉट डॉट, अभी आप देख रहे हो i10, आई थिंक i10 आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा, i9, है ना, ये प्रोसेसर है। अभी हम जो लैपटॉप में अपने डलवाते हैं या कंप्यूटर में देखते हैं, तो आपने इंटेल के देखे होंगे। इसी तरह आप देखेंगे, इसी तरह अगर आप देखेंगे, इसी तरह अगर आप देखेंगे कि एप्पल M1 प्रोसेसर, M1 चिप भी बोलते हैं, उसका यूज करता है एप्पल, जो अपने लैपटॉप्स बनाता है उसके लिए, इंटेल के नहीं, वो खुद के प्रोसेसर है M1, उसका नाम है M1 प्रोसेसर। तो ये तो आपके सामने मैंने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर, और आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। और हमारा, मैंने क्या बोला, एप्पल क्या बनाता है, एप्पल M1 प्रोसेसर, और भी इंपॉर्टेंट इसमें M1 चिप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट बात आ रही होगी कि सर आज i10 प्रोसेसर इतना डेवलप्ड, इतना फास्ट, इतना मॉडिफाइड प्रोसेसर हमारे पास है, तब भी आप हमें 8085 पढ़ा रहे हो। इसका एक आंसर तो मैं आपको दे ही चुका हूं, क्या, कि कोई भी मॉडिफाइड डेवलप्ड चीज को आपको समझना है, कंसेप्ट को आपको समझना है, तो बेसिक समझना जरूरी है। अभी एग्जांपल दिया, इंग्लिश को समझना है तो पहले ABCD समझना जरूरी है, सेंटेंस वर्ड समझना जरूरी है, ग्रामर समझना जरूरी है, कैसे यूज होता है। 8085 पहले बात करें, दिस इज द बेसिक प्रोसेसर। अभी क्या करता है, केवल इतनी बात समझ में आई, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्रामिंग में यूज होता है, बस इतनी बात आपको भी मैंने बताई, इससे ज्यादा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि सर प्रोसेसर हम जो 8085 पढ़ रहे हैं, पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना बेसिक चीज क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें। इसका एक आंसर तो मैंने दे चुका हूं कि अगर एक बिल्डिंग आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको नींव देखना पड़ेगी, बेसिक देखना पड़ेगा, तभी आप एक बिल्डिंग को निर्माण कर पाएंगे। चले, अब अगला बात है कि सर 8085 अब क्या बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्या यूज ही नहीं होता है। आंसर इसका मैं देता हूं, सुने। देखें, आपको पता है, आप जरा लैपटॉप लेने या कंप्यूटर लेने जाएं, या कोई गया होगा, तो आपने देखा होगा कि सिमिलर, सब कुछ सिमिलर है। हर एक कॉन्फ़िगरेशन, आपके 2 लैपटॉप है, 2 लैपटॉप में दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, केवल प्रोसेसर का अंतर है। सपोज एक लैपटॉप है जिसमें i5 डला हुआ है, एक लैपटॉप है जिसमें i10 डला हुआ है, केवल दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सिमिलर है ना। उसका वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, सब कुछ सिमिलर है, ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर, बट प्रोसेसर इज डिफरेंट, जनरेट जो होते हैं ना वो डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। तो आप देखेंगे उनके प्राइस में बहुत डिफरेंस दिखेगा, कम से कम आपको 4 से 5 हजार का, 8 हजार का इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्या समझ में आया आपको, समझ में आया कि प्रोसेसर जैसे जैसे नया होता जाता है, मॉडिफाइड होता जाता है, रेट में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। अभी आप i2 लैपटॉप देख लो और i10 देख लो, कम से कम 10 से 15 हजार का अंतर आ जाएगा आपको। तो क्या समझ में आया, समझ में हमें ये आया कि जब आपकी डिवाइस महंगी है, आपको
बेहतर डिवाइस चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है वो डिवाइस चाहिए, तो आप महंगी डिवाइस लोगे। महंगी डिवाइस लोगे तो उसमें प्रोसेसर महंगा लोगे। इज इट क्लियर? बहुत ध्यान से सुने। ये मैं आंसर आपको दे रहा हूं कि क्या 8085 अभी यूज नहीं हो रहा है, इसका काम क्या है, इसका आंसर दे रहा हूं। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब आपकी डिवाइस जो है महंगी है, मतलब आप उसमें ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ज्यादा वैल्यूएबल काम कर रहे हो। अगर डिवाइस सस्ती है, आपका प्रोग्रामिंग सस्ता है, मतलब जरूरत ही नहीं है मुझे इतनी ज्यादा हाई फाई काम की। सबसे बेसिक मैंने आपको दिया था ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट पे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करना ही नहीं है, केवल इतना छोटा सा प्रोग्राम है वहां पर कि वो एक फिक्स इंटरवल के बाद ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो रेड करता रहे। इतना सा काम उसे करना है। अब वहां पर आप i10 प्रोसेसर लगा दो, चोरी हो जाना है। 10 से 15 हजार का प्रोसेसर, वहां सबसे बेसिक प्रोसेसर लगाना है आपको। उसका नाम 8085 नहीं है, पर है वो बेसिक प्रोसेसर। आप देखो ना, समझ में आ रही मेरी बात? तो कहां पर हमारा 8085 टाइप, नॉट एग्जैक्टली 8085, अभी इसका एग्जैक्ट नाम हम 8085 नहीं बोलने वाले हैं, है ना। जो यूज हो रहे हैं करंट में उनको हम 8085 नहीं बोलेंगे, उनके नाम अलग अलग आने लगे हैं। पर वो है बेसिक प्रोसेसर ही। उनका काम बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इसलिए वो सस्ते हैं। सिंपल सी बात है। अभी एक लाइन में मैं आंसर दूंगा कि जहां पर आपका प्रोग्राम आसान है, जहां पर आपकी नीड कम है, जहां आप डिवाइस को सस्ता बनाना चाहते हो, चीप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो बहुत सस्ती डिवाइस बना दो। अब जब बहुत सस्ती डिवाइस बनाओगे, जितना जरूरत है उतना काम हो रहा है, सस्ती डिवाइस बनाना है, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम रन करना है, तो आप सस्ते लगाओगे। तो वहां पर हो सकता है आप 8085 यूज करें। नाम आज के समय में, अब क्या इंटेल ने 8085 बनाना तो बंद कर दिया है, इंटेल तो नहीं बनाता है, पर उसने और बाकी अपनी कंपनियों को राइट्स बेच दिए हैं। अब बाकी कंपनी अपने हिसाब से उनके नामकरण करके नए प्रोसेसर निकाल रही है। बेसिक प्रोसेसर की बात हो रही है, जो कि हमें बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटी छोटी डिवाइसेस, सस्ती डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। तो उनके कुछ और नाम है, पर काम वो यही करता होगा। 8085 टाइप, 8086 टाइप। ओके, तो हमारे समझ में आया कि 8085 अभी भी यूज हो रहा है। 8085 टाइप का प्रोसेसर, 8086 टाइप का प्रोसेसर अभी भी यूज हो रहा है। ये बात हमको समझ में आ गई, है ना। क्योंकि हमें जब भी सस्ती डिवाइस बनाना है, जब भी हमें चीप डिवाइस बनाना है, उसमें महंगा प्रोसेसर नहीं डाल सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप देखते ना, आपने देखा होगा जो लोग गेमिंग करते हैं, कुछ आपके आसपास स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, जो हाई फाई गेम होते हैं आपने देखा होगा, उनके जो सीपीयू है, अगर डेस्कटॉप की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, तो बहुत हाई स्पीड का सीपीयू, उसमें प्रोसेसर बहुत हाई लगा रहता है। क्योंकि गेमिंग के लिए, जो बहुत नए नए गेम आ रहे हैं, उनके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर पे ही वो काम करते हैं, है ना। सपोज आप और भी जो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए हाई प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। जो 3D एनिमेशन का काम कर रहे हैं, 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हाई प्रोसेसर पर काम करते हैं। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको? केवल इतनी बात समझ में आ रही है अभी कि जब आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा हाई प्रोग्रामिंग की जरूरत है, लेटेस्ट वर्क की जरूरत है, तो आप प्रोसेसर हाई लेते हो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट कम है, सस्ती डिवाइस बनानी है, तो आप प्रोसेसर लो लेते हो। तो वो भी अभी यूज हो रहे हैं, 8085 टाइप यूज हो रहे हैं। चलें, अब हम अगली बात करते हैं कि कंप्यूटर्स में सर इसका क्या यूज है, म्यूपी कंप्यूटर में क्या काम करता है, यूज ऑफ म्यूपी इन अ कंप्यूटर, है ना। ये हम अगली बात कर रहे हैं, यूज ऑफ म्यूपी या माइक्रो कंट्रोल, म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में म्यूपी बोलते हैं, यूज ऑफ म्यूपी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या काम करता है, अभी मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या बात समझ में आई कि यूज ऑफ म्यूपी इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम बात करें, ध्यान से देखें। हाँ जी, कंप्यूटर सिस्टम में हम बात करने वाले हैं कि पहली बात तो कंप्यूटर में हर एक चीज प्रोग्राम के तहत ही होती है। जैसे आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय द प्रोग्राम, सिंपल सी बात है।
अब कंप्यूटर के अंदर आप वीडियो चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, प्रिंट दे रहे हो, प्रिंट निकाल रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाय द प्रोग्राम। कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी कंप्यूटर खाली चल रहा है, तो भी उसमें एक प्रोग्राम रन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो चल ही रहा है। सो माइक्रो प्रोसेसर तो कंप्यूटर की जान है, बिना उसके कुछ होगा ही नहीं, बिना उसके कुछ होगा ही नहीं। म्यूपी ही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम इसके अंदर की बात करें, ठीक है, कंप्यूटर में हम बात करें, ध्यान से देखें, एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। सपोज दिस इज योर माइक कंप्यूटर, दिस इज योर कंप्यूटर। अब हम बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर। तो पहले तो मैंने बता दी कि कंप्यूटर में हर एक चीज प्रोग्राम के तहत ही होती है। आप लिखते हो, मतलब टाइप कर रहे हो, प्रोग्राम है, ठीक है, सॉन्ग करो, मूवी चलाओ, ईच एंड एवरीथिंग एक प्रोग्राम के तहत ही हो रहा है। हाँ जी। तो अब मैं एक छोटा सा आपको कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से रिलेशन होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं, फिर अपन अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर पहले क्या बात करें, दिस इज म्यूपी, दिस इज म्यूपी। म्यूपी का भी एक डायग्राम आपको, ब्लॉक डायग्राम बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखें। दिस इज मेमोरी, ध्यान से देखते चले, आप ये डायग्राम बनाते चले, इंपॉर्टेंट है। मेमोरी यहां पर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट लिख दो तो मतलब समझ जाओ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और म्यूपी के अंदर क्या है, म्यूपी के अंदर क्या है समझते हैं, लिख देता हूं मैं, बस समझा रहा हूं, बस सुनते चले, ये सब आप बनाते चले, इंपॉर्टेंट है, ये सब बनाते चले। म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 यूनिट आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपने 3 यूनिट सुनी होंगी। एक तो आपने सुना होगा एएलयू, दूसरा आपने सुने होंगे रजिस्टर्स, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर की हम जो बात करने वाले हैं वो अभी डिस्कस करने वाले हैं, सुनते चले। रजिस्टर, और तीसरा होता है टाइमिंग सर्किट, टाइमिंग सर्किट। तो ये तो आपका हो गया कंप्यूटर, और ये हो गया अंदर की चीज माइक्रो प्रोसेसर। और अब हम बात करें, इधर देखें जरा, ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म्यूपी इज कनेक्टेड टू दिस एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस, इज इट ओके, ठीक है। यहां भी आपका इनपुट आउटपुट, हाँ जी। सो दिस इज द कंप्यूटर एंड इनसाइड द कंप्यूटर वी हैव द 3 मेजर डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर 3 आपको मुख्य चीजें देखने को मिलेंगी। पहला देखने को मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हम पढ़ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है अभी मैंने नहीं बताया है, यहां पर बताने वाला हूं। अब हम माइक्रो प्रोसेसर के अलावा और क्या कंप्यूटर में देखते हैं, मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी क्या है, जैसे कि आप, हम एक इंसान है, इंसान का काम, प्रोसेसर क्या है, दिमाग कैलकुलेशन करता है। प्रोसेसर का एक सिंपल सा अभी काम आपको बताने वाला हूं, पर सिंपल सी बात है, वो डिसाइड करता है 2 चीजों के बीच में, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, बताता हूं मैं, ठीक है। अब वो स्टोर, डेटा स्टोर भी तो करना है, ठीक है। मेमोरी 2 चीजें स्टोर करता है, एक तो हमारा डेटा को स्टोर करता है, डेटा जो भी सपोज आपको सॉन्ग है, मूवी है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, ये सब आपका डेटा है, ये स्टोर करेगा मेमोरी में, ठीक है। या आपका प्रोग्राम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी तो स्टोर होता है कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो वो भी स्टोर होगा, वो कहां होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है। देखिए आप, ये बाई डायरेक्शनल बना हुआ है, इनको हम बसेस बोलते हैं, अभी हम आगे बात करने वाले हैं बसेस। ये बस है, माइक्रो प्रोसेसर और म्यूपी किससे कनेक्ट है, बस से। बस क्या है बताने वाला हूं, अगली बात, अगली चीज में बस समझाने ही वाला हूं। तो आपको इतना क्या समझ में आया, यहां पे इतनी बात समझ में आई कि म्यूपी एंड मेमोरी आर कनेक्टेड बाय द बसेस, ठीक है। म्यूपी कुछ ऑपरेशन करेगा और उसको खुद सेव करेगा टेम्परेरी, और फिर फाइनली यहां पे मेमोरी में सेव कर देगा।
और ये बाई डायरेक्शनल है, यहां से यहां डेटा जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, डेटा जा सकता है, एड्रेस जा सकती है, कंट्रोल जा सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, ध्यान से सुने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट? ठीक है, तो व्हाट इज द मेमोरी, व्हाट इज द मेमोरी, तो व्हाट इज द मेमोरी? मेमोरी, मेमोरी is a part of computer which store data as well as program, which store data as well as program. सिंपल, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द इनपुट आउटपुट? इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है? देखें, सिंपल सी बात है आपका प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, सबसे आसान बात मैं बोलूं, आपका प्रोसेसर दो ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? सपोज आपने प्रोसेसर को बोला कि भाई इनको ऐड कर दो, 2 बिट स्ट्रीम को जोड़ दो, ऐड कर दो। तो सबसे पहले तो ये हमारे मेमोरी में डले होंगे, मेमोरी से वो उठाएगा प्रोसेसर, ठीक है, और उनको ऐड करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात है भाई, मेमोरी में आप टाइप करोगे ना, डालोगे ना, इनको ऐसे कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करना है। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दें। हम क्या बोल रहे हैं? म्यूपी आपका 2 बिट स्ट्रीम को ऐड कर रहा है। सबसे बेसिक चीज बताएं, एडिशन का काम कर रहा है। अब एडिशन के लिए आपको मेमोरी में, यहां पर म्यूपी की खुद की मेमोरी भी होती है, रजिस्टर्स होते हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब उनमें आपको डेटा को डालना है, तो डालने के लिए आपको कीबोर्ड तो चाहिए। किससे डेटा एंटर करोगे? समझ में आ रहा है? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब द डिवाइस बाय विच वी आर गिविंग द डेटा, जिससे डेटा दे रहे हो, डेटा इन हो रहा है, तो उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, डिवाइस by which we are giving information, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा जो भी है, इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और जो भी चीज है टू द कंप्यूटर या प्रोसेसर। डिवाइस बाय विच वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को दे रहे हो, इन कर रहे हो, बाय विच वी आर गिविंग, और यहां पर ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो इन, आप डेटा को इन कर रहे हो। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बताओ? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल बताओ। आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हुआ, है ना, जिसमें आप डेटा दे रहे हो, डेटा दे रहे हो। एग्जांपल हमने क्या बोला, इसका एग्जांपल आप देख लें। कीबोर्ड हमारा किसका एग्जांपल है? कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करें। आपने इधर प्रोसेसर ने डेटा को ऐड कर लिया। अब ऐड करके वो आपको दिखाएगा, किस पे दिखाएगा भाई? स्क्रीन पे ही दिखाएगा, मॉनिटर पे ही तो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? मॉनिटर पे नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुई, जो डिवाइस आपको डेटा आउट करती है, द डिवाइस विच गिव द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइस, सिंपल सी बात है, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस विच गिव द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, या वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, फ्रॉम द प्रोसेसर। ठीक है, डिवाइस विच गिव डेटा और इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसेसर और कंप्यूटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने एक कौन सा एग्जाम्पल दिया, मॉनिटर, है ना, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर है, लैपटॉप का है, स्क्रीन है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वो आपको प्रिंट करके देता है। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। सीडी जो आप डालते हैं, सीडी ड्राइव, पहले हार्ड डिस्क चलती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, इनपुट डिवाइस, उसके थ्रू आप इनपुट देते हो। ठीक है, तो सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके क्या है, हाथ पैर है। समझ में आ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हाथ पैर है, क्योंकि इसके थ्रू आपका कंप्यूटर डेटा लेता है और आपको बताता है। सिंपल है ना, डिवाइस विच गिव द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, या वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली आप उस पर वर्ड्स को ध्यान से देखें, समझें। ठीक है, सो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि म्यूपी के साथ साथ दो चीजें बहुत जरूरी है कंप्यूटर में, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एंड द कंप्लीट थिंग, ये तीनों मिलके ही कंप्यूटर बनते हैं। अब म्यूपी के अंदर क्या होता है उसको देखें, उसके लिए मैंने आपको अलग से यहां पर एक डायग्राम बनाया है। दिस इज द म्यूपी, ये हमारा म्यूपी है। म्यूपी के अंदर एक लिखा हुआ है ALU, है ना, ये क्या है, अंदर क्या पढ़ रहे हैं, अब हम देखें, ध्यान से देखें, आप ये बनाते चले, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे। म्यूपी, म्यूपी के अंदर जो होते हैं, म्यूपी के कंटेंट जो है, हम अगली चीज क्या पढ़ रहे हैं, म्यूपी कंटेंट। ठीक है, ठीक है, पार्ट ऑफ म्यूपी। तो पहला आपने जो पढ़ा है उसमें है ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये म्यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सब कुछ करता है। ELU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा भाग करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, और भी एक्सेट्रा है, तो मैंने आपको कुछ बता दिए, गुणा भाग, घटाना, जोड़ना। ये प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट, है ना, I प्लस प्लस, आप जब प्रोग्रामिंग में देखो ना, आपने I प्लस प्लस देखा होगा, I माइनस माइनस देखा होगा, ये प्रोग्रामिंग के पार्ट है। ये सब, ये और भी चीजें हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं इनको, अर्थमेटिक पार्ट है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, ये ALU करता है। तो हमारा लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिकल यूनिट जो है, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, पूरा ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल। लॉजिकल मतलब जैसे हम बात करें और करना, एंड करना, एंडिंग, ऑरिंग, एक्स ऑरिंग, आपने गेट पढ़े होंगे, एक्स नॉरिंग, ए नैंडिंग, ये ऐसा है, डॉट 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 डॉट। जैसे आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स क्या है, वो लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। लॉजिक गेट्स मतलब विच डू अ लॉजिकल ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब एंड करना, मल्टीप्लाई, एंडिंग, ऑरिंग, एक्सॉरिंग, एक्स नॉरिंग, नैंडिंग, नॉरिंग, ये सभी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन है। सो ये तो हमारा ALU का काम है, ये ALU करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये दूसरा आप देखेंगे, इसके अंदर लगे हुए हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर को हम बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी मैं केवल आपको एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी अभी आइडिया दे रहा हूं, फिर हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसको लिखने वाले भी हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज आपको ये दोनों बिट स्ट्रीम को ऐड करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरी रजिस्टर भी होते हैं इसके पास, इस बिट स्ट्रीम को अपने रजिस्टर में, टेम्परेरी रजिस्टर में सेव कर लेगा और फिर इसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, है ना। और फिर मान लो इनका सेव करने के बाद 0, 1 + 1 0 दिस, और 1 + 1 0 दिस, 1 दिस। सपोज दिस इज द रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट आया, और अब इस रिजल्ट को भी सेव करना है, वो रजिस्टर में, म्यूपी में, टेम्परेरी रजिस्टर, उसमें सेव हो जाएगा। So registers are also an important part of the MUPI because they are using for a temporary storage purpose. आपको टेम्परेरी स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होते हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं,
है ना, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनमें कुछ डेटा देना है, लेना है, जो उनसे आउटपुट आ रहा है, ये सभी उसके लिए यूज है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टाइमिंग सर्किट। टाइमिंग सर्किट की जरूरत क्या है, क्या चीज है सर? टाइमिंग सर्किट क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता सही तरीके से, है ना। तो रजिस्टर के बारे में अभी हम लिखने वाले हैं, तो अभी हम रजिस्टर्स की केवल इतनी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में लिखाने वाला हूं। रजिस्टर्स की केवल इतनी सी बात लिख देते हैं, रजिस्टर्स आर यूज फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज पर्पज। रजिस्टर्स, ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं दे। रजिस्टर कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी इतनी सी बात सुने, इसको अपन डिटेल में समझने वाला। दे आर यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, दे आर यूज फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज पर्पज। ठीक है, इज इट ओके? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द टाइमिंग सर्किट? अब आपने देखा है एक इसमें टाइमिंग सर्किट और दिख रहा है। टाइमिंग सर्किट क्या करता है सर, इसको भी समझाएं। देखें, टाइमिंग सर्किट क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से देखें। आप इन दो बिट स्ट्रीम को ऐड कर रहे हो, तो एक साथ रजिस्टर, देखो ध्यान से समझे, ये दो रजिस्टर हैं, देखें ये दो रजिस्टर हैं, पहला रजिस्टर ये है, ध्यान से समझें, ध्यान से समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। अब इन रजिस्टर के अंदर क्या डला हुआ है, ए डला हुआ, 1010 जो आपको ऐड करना है, ध्यान से समझना। मैं रजिस्टर के अंदर डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, जो हमको ऐड करना है ए डाल देता हूं, ध्यान से देखें। ठीक है, रजिस्टर के अंदर क्या डला हुआ है, 1010, और दूसरा वाला रजिस्टर है जिसमें दूसरी बिट स्ट्रीम डली हुई है। अब ये दोनों म्यूपी में जा रहे हैं, म्यूपी इनको ऐड कर रहा है, ये दोनों इनपुट कहां जा रहे हो, ये दोनों इनपुट आपके इधर से ये म्यूपी में जा रहे हैं, ध्यान से समझना, यहां पर म्यूपी लगा हुआ है, ये दोनों म्यूपी में जा रहे हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। अब 00 ऐड हो रहे हैं, फिर 11 बिट बाय बिट ऐड हो रहे हैं, इधर जो कैरी आ रहा है वो उधर जाए, फिर 11 ऐड होगा, इधर से कैरी आएगा वो ऐड हो रहा, फिर 01 इधर की कैरी ऐड होगा। आप एक बात ध्यान दे रहे हो कि रजिस्टर के जो डेटा है वो एक एक करके अंदर जा रहा है। ये कैसे पता पड़ रहा है, एक एक करके अंदर क्यों जा रहे हैं? ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले नंबर पे आपका ए वाला बिट अंदर जाएगा, दोनों तरफ से एडिशन होगा, रिजल्ट सेव होगा, फिर इसकी कैरी इधर आएगी, फिर ये दोनों अंदर जाएंगे, ए वाला बिट अंदर जाएगा, ए वाला बिट अंदर जाएगा, फिर इसके कैरी और सम सेव होगा, कैरी यहां पर यूज होगी, फिर ये दोनों बिट जाएंगी। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि ये रजिस्टर का एक एक करके अंदर क्यों जा रहा है? हो सकता हो, ऐसा हो सकता है क्या कि कभी इसका अंदर ये वाला बिट जाए और उस समय ये वाला बिट अंदर चला जाए? प्लीज लिसन केयरफुली। ऐसा अगर हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, कि इस समय इन दोनों को जाना चाहिए था, इसका ये दोनों चले जाएं, या ये दोनों चले जाएं, या ये दोनों चले जाएं। तो इसका मतलब है कि हर एक बिट अपने टाइम पर ही प्रेजेंट हो। अगर वो उससे पहले प्रेजेंट हो गई या बाद में प्रेजेंट हो गई तो आंसर गलत ही आएगा। हर एक कैलकुलेशन के लिए जो आपको डेटा रिक्वायरमेंट है वो डेटा अपने टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। ये कौन हैंडल करता है? ये हैंडल करती है क्लॉक। क्लॉक्स हैंडल करती हैं, क्लॉक, है ना। यहां पर दोनों रजिस्टर को एक क्लॉक दी गई है, ध्यान दें, ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, क्लॉक्स क्लॉक्स क्लॉक्स। ये आप क्लॉक इस तरह के देखेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्सेस देखते हैं, ठीक है। और ये क्लॉक अलग अलग तरह से हम मानते हैं। अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड माने तो ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, 0 से बन जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्लॉक देने के दो तरीके हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इतना समझ सकते हैं, क्लॉक या तो आप लेवल ट्रिगर देते हैं या एज ट्रिगर देते हैं, ठीक है, समझते हैं। बस इतनी सी बात देखें कि इन दोनों रजिस्टर्स को एक क्लॉक दी गई है, तो दोनों रजिस्टर एक साथ काम करेंगे, इनके डेटा एक साथ प्रेजेंट होंगे। एक क्लॉक डिसाइड करेगी कि जब ये इसका पहला जाना है, क्लॉक बताएगी, फिर अगली इसमें क्लॉक दी गई है। सपोज हम पॉजिटिव एज ट्रिगर दे रहे हैं दोनों रजिस्टर को, तो पहले पॉजिटिव एक
एज, दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव एज, इस पर ये दोनों डेटा आए। नाउ द सेकंड पॉजिटिव एज ये है, थर्ड ए है ना, फिर फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है। तो हर एक एज के साथ डेटा अंदर जा रहा है। तो कुल मिला के टाइमिंग सर्किट डिसाइड करता है क्लॉक्स, और क्लॉक डिसाइड करती है ईच एंड एवरी प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल सर्किट है। और सिक्वेंशियल सर्किट क्या है? कौन है सिक्वेंशियल सर्किट? ये पूरा सिक्वेंशियल सर्किट है। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है सर? सिक्वेंशियल सर्किट मतलब जिसमें आप क्लॉक का यूज करते हैं, जिसमें आपका डेटा और प्रोसेस ऑपरेशंस सभी क्लॉक के द्वारा ही होते हैं। आप देख रहे हो यहां पर आगे पीछे हो जाएगा, अभी सब आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको सिक्वेंशियल सर्किट है आपका, म्यूपी इज सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ना। ये प्रोसेस भले ही आप कॉम्बिनेशनल में कर लो, बट इट इज अ सिक्वेंशियल सर्किट, मेमोरी इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो ये सभी हमारी बात हुई बिल्कुल बेसिक बेसिक। अब आपको क्या समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूपी करता क्या है। म्यूपी लॉजिकल ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है ना। ये प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? आपने अगर प्रोग्रामिंग की होगी, छोटे छोटे प्रोग्राम किए होंगे, C++ का प्रोग्राम किया होगा, 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम किया होगा, याद है आपको? 2 नंबर का एडिशन प्रोग्राम करते हो, कैसे करते हो कि ए आएगा तो ए करना है, ए आएगा तो ए करना है ना। लूप लगाते हो, वहां पर लूप में जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो। तो वहां पर म्यूपी करता। तो म्यूपी क्या करता है? म्यूपी हमारा कुल मिला के एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस है। एएलयू के साथ साथ एएलयू डिसीजन देता है कि ये करना है, ये करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग, ध्यान से देखें। अब हमारी बात आती है बसेस की। हमने बात की थी कि बसेस, अब हम बाद में बात करेंगे बस की। तो बस का मतलब क्या होता है? ये मैंने बोला था, ये बस है, ये बस है जो म्यूपी को कनेक्ट कर रहा है। ये भी इनपुट आउटपुट बसेस। कुल मिला के म्यूपी कनेक्टेड टू द मेमोरी बाय द बस, ये बस है। म्यूपी कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय द, ये हमारी बस है। ये दिख रहा है आपको? ये बस है, ये बस है, ठीक है। ये भी बसेस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। बसेस मतलब सिंपल सा तार, वायर, उनको मॉडिफाई करके बस बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बस इन द म्यूपी। देयर आर 3 टाइप ऑफ बस। सुनते चले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बस। 3 टाइप ऑफ बसेस। पहली बस का है नामकरण है एड्रेस बस। क्या बोला मैंने? पहली बस है जिसका नाम है एड्रेस बस। दूसरी बस जिसका नाम है डाटा बस। तीसरी बस जिसका नाम है कंट्रोल बस। इज इट क्लियर? अब बस क्या होती है पहले वो समझते हैं। बस सिंपल सा ए जो आपने बनाया, ए जो आपने बनाया, म्यूपी कनेक्टेड टू द मेमोरी, म्यूपी कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब क्या होगा? ये जो है म्यूपी क्या करेगा? म्यूपी ये डेटा को ले रहा है। मेमोरी में आपने डेटा रखा है, अब मेमोरी में डेटा रखा है तो म्यूपी डेटा को लेगा, तो डेटा बस पर डेटा डालेंगे। समझ में आ रहा है? बसेस क्या है? बसेस आर सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर बाय विच वी ट्रांसमिट द डेटा, एड्रेस और कंट्रोल और रिसीव। इज इट क्लियर? बसेस क्या है? वायर का कॉम्बिनेशन है जिस पर आप डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करते हो, एड्रेस को ट्रांसमिट रिसीव करते हो, कंट्रोल को ट्रांसमिट रिसीव करते हो। एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस है जिस पर केवल एड्रेस को ट्रांसमिट करोगे। सपोज म्यूपी को ऑपरेशन करना है एडिशन का। प्लीज लिसन केयरफुली, मैं एड्रेस बस के बारे में बता रहा हूं कि व्हाट इज द एड्रेस बस और ये क्या करती है। तो पहली बात तो समझ में आ गई। एड्रेस बस मतलब जिस पे एड्रेस का आदान प्रदान होने वाला है, एड्रेस जाएगा, एड्रेस आएगा। अब ये जरूरी क्यों है उस पर ध्यान दें। और बसेस को भी आप समझ गए। बसेस क्या है? सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, कलेक्शन ऑफ वायर, कलेक्शन ऑफ वायर, वायर का कलेक्शन है। सपोज ये सिंगल बिट है, एक वायर है, इस पर एक बिट का आदान प्रदान होने वाला है। इज इट ओके? चल,
हम अगली बात कर रहे हैं एड्रेस बस होता क्या है। म्यूपी को एक ऑपरेशन करना है एडिशन का, डेटा मेमोरी में सेव है। अब म्यूपी को पता ही नहीं है कि कौन सा डेटा सेव है, म्यूपी को एड्रेस पता है, तो एड्रेस बस, उस एड्रेस बस पे वो देखेगा क्या डेटा है। एड्रेस पता है तो एड्रेस बस पे जाएगा, एड्रेस जाएगा और एड्रेस पर पहुंच जाओगे। आपको किसी के घर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले तो आपका उससे आपको कोई सामान लेना है या देना है। ध्यान से सुने, आपको किसी के घर जाके कोई सामान लेना है या देना है, जो लेना देना है वो डेटा है। अब उसके घर तक पहुंचना, वो उसका एड्रेस आपको पता है, तो वो एड्रेस बस के थ्रू आप क्या करोगे, पहले पहुंचेंगे तो एड्रेस पे पहुंचे हो, वो एड्रेस है, वो म्यूपी में एड्रेस बसेस होगी। ठीक है, तो एड्रेस बसेस की बात कर ली है। एड्रेस बसेस यूज फॉर द लोकेट एड्रेस। एड्रेस बस काय के लिए यूज होती है, एड्रेस को लोकेट करने के लिए, ठीक है ना, एड्रेस को लोकेट करने के लिए, सिंपल सी बात है। और ये म्यूपी 8085 के लिए हमारे पास 8085 की जो है 16 बिट एड्रेस होते हैं। यहां पर ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल है। 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या है कि म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर, प्लीज लिसन केयरफुली, 2 टू द पावर 16 अलग अलग एड्रेस को लोकेट कर सकता है, अलग अलग एड्रेस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। 2 टू द पावर 16, 2 की पावर 16 ऑलमोस्ट आप देखें 65K के एक्सप्रोक्स हो जाएगा, 65,000 के लगभग, है ना। क्योंकि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, है ना। 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 क्या है, 2 की पावर 10 होता है 1024। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई और करोगे, 2 का करोगे 20, ऐसे ऐसे करके आप देखोगे 65,000। इज इट ओके। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, ठीक है। और 64 इंटू दिस करोगे ऑलमोस्ट 65 की आएगा। 1024, 2 की पावर 10, 2 की पावर 6 64, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट 65,000 आने वाला है, उससे ज्यादा। तो क्या समझ में आया कि 2 की पावर 10 16 लोकेशन को हमारा 8085, ये बात 8085 की हो रही है, 8085 इतनी एड्रेसेस को लोकेट कर सकता है, इतनी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, इतनी एड्रेस को बता सकता है। अब हमारा ये सब क्या है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर की पिन होती है। अभी मैं आपको पिन डिस्क्रिप्शन अगला आने वाला है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 40 पिन डिवाइस है। 8085 क्या है, 40 पिन डिवाइस है ना, 40 पिन की डिवाइस है। और ये 16 पिन जो है, ये 16 एड्रेस बस 16 पिन के तहत दी जाएंगी। मैंने क्या बोला, एक बायर एक बिट हो रही है, तो सपोज नंबरिंग एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ये कहीं भी मान लो, सपोज ये यहां से यहां तक हो गई, ठीक है, एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस। तो इसको बताते कैसे हैं, एड्रेस बस की बात करें, ध्यान से देखें, हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एड्रेस बस A15 टू A8 एंड A8 टू A0। तो ये हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस हुआ, दिस इज हायर ऑर्डर। अभी आप हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर क्या है समझते हैं, दिस इज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस। इज इट ओके, हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस है। तो कल बात समझ में आई कि 16 बिट का एड्रेस हम 8085 के लिए बात करते हैं। ये हायर ऑर्डर हुए, टोटल A0 से A15, है ना। आपके इसमें पिन होती है, सिंपल सी जो हमने बात की अभी कि म्यूपी में ये पिन होती हैं, और इन पिन्स पर आपको एड्रेस मिलता है। आपको इन पे अलग अलग पिन रहेंगी जो कि एड्रेस को लोकेट करेंगी। सपोज ये 16 पिन है, ये 16 पिन है, सपोज यहां पर A0 से A15 तक लगा हुआ है, 16 पिन पर एड्रेस का काम होना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेटा, डेटा बस। डेटा बस क्या होता है, सिंपल, जिसपे देखो डेटा बस, इसके लिए भी पिन होती है ना। जैसे हम बात करें
ए है, सपोज यहां पर पिन है, अभी देखना एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। सपोज करो यहां से D0 से D7 डेटा है हमारा, डेटा बस है 8 बिट का होता है। इन 8085 हमारा डेटा क्या है, 8 बिट का डेटा होता है। इसमें 8 बिट डेटा हैंडल कर सकता है। वो यूनि डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से आवागमन हो सकता है डेटा का, वाई डायरेक्शनल, पहली बात, ठीक है। 8 बिट का डेटा ये हैंडल कर सकता है। अब ध्यान से देखें, अगर हम 8085 में इस डेटा के लिए, इस डेटा जो आपने बनाया, जो डेटा देना है लेना है, उसके लिए अलग से पिन लेते हैं, तो 16 पिन तो आपका एड्रेस के लिए चली गई, 8 पिन इसके लिए चली गई, मतलब कि 40 पिन में से 24 पिन आपको एड्रेस और डेटा के लिए ही चला गया। तो इसको बेटर करने के लिए क्या किया गया है, उसको ध्यान से सुने। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर डेटा के लिए हम अलग से पिन यूज करते तो 8 पिन हमें लगती डेटा के लिए, 16 पिन ऑलरेडी एड्रेस के लिए लग चुकी हैं, तो हमें 24 पिन में एड्रेस और डेटा ही होता। तो इसको मॉडिफाइड बेटर करने के लिए क्या किया गया है, जो हमारा एड्रेस बस है, एड्रेस बस को आपने देखा है 2 ऑर्डर में लिखा था मैंने, हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर के जो हमारी एड्रेस बसेस हैं, एड्रेस पिन है, वो मल्टीप्लेक्स, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। किसके साथ, वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं डेटा के साथ, डेटा बस के साथ। तो क्या समझ में आया, एड्रेस बस और डेटा बस लोअर ऑर्डर के एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्स्ड है, इन दोनों की टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो मैं क्या लिखूं, देखें ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डाटा बस आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड, है ना। ये क्या है, दे आर मल्टीप्लेक्स्ड। कौन से, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड होती है, किसके लिए, टू रिड्यूस नंबर ऑफ पिंस, टू रिड्यूस नंबर ऑफ पिंस, नंबर ऑफ पिंस। नंबर ऑफ पिन को रिड्यूस करना है आपको। इट इज ओके, ये बात क्लियर हुई। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई है कि बसेस क्या होती है। बसेस पर सिंपल अगर एड्रेस आ जा रहा है तो वो एड्रेस बस है, उस पर डेटा आ जा रहा है तो वो डेटा बस है। कुल मिला के सिंपल सा वायर है जिस पर डेटा या एड्रेस आता जाता है। एड्रेस क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। एड्रेस मतलब जहां पर हमारा डेटा डला हुआ है, जहां आपको काम करना है, डेटा को कहीं सेव करवाना है, डेटा को उठाना है, डेटा जो उस पर डला हुआ है, ठीक है ना, जो एड्रेस पर रखा हुआ है। कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल बस क्या है, तो आपको जो जो एड्रेस और डेटा जो प्रोसेस कर रहा है उसको कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल करना होता है ना, है ना। तो वो कंट्रोल करने के लिए अलग से एक सिंगल बस होती है जिसको हम कंट्रोल बस बोलते हैं, जिस पर कंट्रोलिंग सिग्नल जाते हैं। वी यूज कंट्रोलिंग सिग्नल ऑन अ कंट्रोल बस। सो क्या लिखा है, वी यूज कंट्रोलिंग सिग्नल डेटा ओवर कंट्रोल बस, जो कंट्रोल करते हैं, सिंपल। इज इट ओके। तो दिस इज द सिंपल बसेस। बसेस के बारे में बात थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आपने एक बात और यहां पर समझ ली। अभी एक बात और यहां पर बता देता हूं कि यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लेक्स हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लेक्स हो गया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स हो गया। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स के बाद जो बन के निकलता है, ए हमारी देखें, ध्यान से देखें बच्चे, एक बार फिर से ध्यान से देखें, A15 से लेके A8 यहां तक आ गया। और इन दोनों का मल्टीप्लेक्स हो जाने के बाद क्या आ जाएगा, कॉमन तरीके से आप बोलते हो AD एड्रेस एंड डेटा, AD एड्रेस एंड डेटा, AD7 to AD0, AD7 to AD0।
एडी का मतलब है इस पे एड्रेस भी है इस पे और डेटा भी है, एड्रेस भी है डेटा भी है। तो मैंने क्या बोला, यहां पर जो पिन्स होती हैं, ए पिन जो है वो कॉमन होती हैं जिन पर एडी, एडी है ना, लोअर ऑर्डर की पिन जो होती है एडी 0 से एडी 7 कॉमन होती है, जिन पर डेटा और एड्रेस दोनों ही आते हैं, टाइम के साथ उनका डिवीजन होता है। एक टाइम पर एक बार डेटा आ गया, फिर दूसरे टाइम पर एड्रेस आ गया। अब ये डिसाइड कौन करेगा, कब पता पड़ेगा, कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी, उसके लिए एएलई पिन यूज होती है फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहां पर पिंस पर हमारा डेटा है, हमारे पिंस पर जो है एड्रेस और डेटा बिट, जो एडी पिन है उन पर डेटा और एड्रेस है, तो इनकी डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए वहां पर एक एएलई पिन होती है। यहां पर जो पिन डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर एक एएलई पिन भी होती है। एग्जैक्टली कहां पर क्या है, लोकेशन है, ये नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, पर पिन जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पिनें होती है। एएलई पिन काय के लिए यूज होती है, एएलई पिन इज यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग द डेटा एंड एड्रेस, है ना। तो मैं लिखूंगा अगला, आप लिखते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। एएलई पिन, एएलई पिन इज यूज टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा, एड्रेस और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंपल। नाउ ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085। हम 8085 का पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, देखें। ओके, सो द नेक्स्ट इज पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085, इंपॉर्टेंट थिंग। हेलो, हाँ जी, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085 इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80 है ना, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आते रहते हैं। पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085। सो सबसे पहले आपको मैंने बताया, इट इज अ 40 पिन डिवाइस। कितने पिन की डिवाइस है, ये 40 पिन डिवाइस है, 40 पिन की डिवाइस है। आप देखोगे आईसी में इस तरह से एक यहाँ पर निशान बना रहता है, यहाँ पर ये पिन नंबर यहाँ पर 1 डॉट 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 पिन नंबर 20, फिर यहाँ पर इधर 21 से 40, इस तरह से पिन आप देखोगे, इस तरह से पिन्स आप देखते हो, इस तरह से एक चिप होती है, इस तरह से चिप होती है ना, इस तरह उसमें बहुत सारी पिनें निकली रहती हैं, आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर की, वहां पर इस तरह से एक होता है, तो 1 से 20, 21 से 40। अब यहां पर हर एक पिन का अपना एक काम है, जो 40 पिन लगी हुई है, हर एक पिन का अपना एक काम है। हम ऑलमोस्ट सभी पिन को पढ़ने वाले हैं। आपको एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं करनी है, एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं करनी है कि भाई पहली पिन नंबर ये है, पहला पिन, 40 की 40 पिन अपन डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पिन अपना काम करेगा। जैसे कि आपने कुछ पिन का काम तो देख ही लिया है, कौन कौन सी पिन का काम देख लिया है, आपने देख ली है एड्रेस पिन नंबर 15 से एड्रेस पिन नंबर 8, और फिर हमारी लोअर ऑर्डर की मल्टीप्लेक्स होती है एडी 7 से एडी 0। तो आपने 16 पिन का काम तो देख ही लिया है। 16 पिन के बारे में आप जानते हो, 16 पिन्स आर यूज फॉर एड्रेस एंड डेटा। एड्रेस के लोअर ऑर्डर वाली जो है वो डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, और अपर ऑर्डर की एड्रेस है। तो इसी तरह यहां पर 16 पिन कहीं पर है, ठीक है,
वो हमारे एड्रेस और डेटा के लिए रिजर्व है, उन पर एड्रेस और डेटा आना जाता रहता है। अब रिमेनिंग पिंस हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं, तो हम एक एक पिन का क्या काम है वो देखते हैं। पहले नंबर की जो हम पिन की बात कर रहे हैं, X1 X2 पिन, ठीक है ना। आप देखेंगे X1 एंड X2, X1 एंड X2 है ना, X1 X2 पिन है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जैसे X1 X2 पिन है, ये हमारी पिन का नंबरिंग है। सपोज ये आपकी 40 पिन है, 40 पिन में सपोज पहले ही दोनों पिन हमने बात की, ये दोनों पिन हमारी X1 X2 होगी, पिन नंबर 1 और 2, ये X1 X2 पिन ना, सपोज, ठीक है। अब हमें बात करना है कि X1 X2 पिन करता क्या है, इस पर क्या कनेक्ट करते हैं, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे? समझते हैं X1 X2 पिन पर हम क्या कनेक्ट करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि म्यूपी को हर एक ऑपरेशन के लिए क्लॉक्स चाहिए। समझ में आ रहा है क्या मतलब है क्लॉक का? अभी हमने बात की, म्यूपी को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कोई भी काम करना है, म्यूपी को कोई भी काम करना है तो उसको क्लॉक की जरूरत होगी। इट इज ओके। और क्लॉक कहां से आएगी? क्लॉक आएंगी कहां से? क्लॉक जनरेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक। क्लॉक की जरूरत क्या है? सिक्वेंशियल सर्किट है, ये म्यूपी सिक्वेंशियल सर्किट है। यहां पर ऑपरेशंस के लिए क्लॉक्स चाहिए, टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे हर एक ऑपरेशन चाहिए। तो वो टाइमिंग मैनेज कौन करता है? क्लॉक्स टाइमिंग मैनेज करती है, वो टाइमिंग सर्किट के अंदर आती है कैलकुलेशन, ठीक है। टाइम सर्किट के अंदर क्लॉक्स आती है। अब एक क्लॉक्स जनरेट कौन करता है? क्लॉक्स कहीं से तो आ रही होगी, ये जो वेवफॉर्म है आपकी, ये जनरेट कौन करता है? ये जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करता है। सो एट X1 एंड X2, क्या बात बोली हमने? म्यूपी इज अ सिक्वेंशियल डिवाइस एंड देयर म्यूपी रिक्वायर द क्लॉक्स। इस पे लिख देते हैं, म्यूपी इज अ सिक्वेंशियल device which require, MUPI is a sequential device which require clocks, है ना, which require clocks for operation, and clocks are generated by crystal oscillator। तो जो क्लॉक जनरेट होती है वो किससे होती है? वो होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर से जनरेट होती है। क्लॉक्स आर जनरेटेड बाय द क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है? क्लॉक्स को जनरेट करता है, सिंपल। तो आपके पिन, दोनों पिन X1 X2 पिन पर क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट होता है, बस। सो क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड एट X1 एंड X2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट क्लॉक्स एट 6 मेगाहर्ट्ज। अगला पॉइंट, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट क्लॉक्स एट 6 मेगाहर्ट्ज। 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। वी नो डेट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे ये वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म का ये टाइम है, दिस इज द टाइम। टाइम समझ में आता है? टाइम पीरियड समझ में आता है? द टाइम इन विच वेवफॉर्म completed or the time after which waveform repeat itself,
वो टाइम जिसके बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो हमारा टाइम पीरियड का जो हमारा इन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/t जो होता है हमारा वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां पे क्या लिखा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट द क्लॉक्स एट द 6 मेगाहर्ट्ज। क्रिस्टल ऑसिलेटर 6 मेगाहर्ट्ज पर हमारा फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर वेवफॉर्म जनरेट करता है, क्लॉक्स इसको जनरेट करता है, क्लॉक्स या वेवफॉर्म है ना, कुछ क्लॉक, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट क्लॉक्स या ब्रैकेट में लिख लेना वेवफॉर्म, आपको दिक्कत नहीं हो, एक ही बात है, वेवफॉर्म 6 मेगाहर्ट्ज। बट 8085 वर्क ऑन अ 3 मेगाहर्ट्ज। तो मैक्सिमम 8085 6 मेगाहर्ट्ज तक यूज कर सकता है, वर्क कर सकता है, पर 8085 कितने मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। 8085 वर्क्स ऑन 3 मेगाहर्ट्ज, इसकी आधी फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। ठीक है, और मैक्सिमम आप 6 मेगाहर्ट्ज तक जा सकते हो। इट इज ओके और नॉट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अलग है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी इसमें अलग है, और क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज है और 8085 की 3 मेगाहर्ट्ज है। दोनों पिन X1 X2 किस लिए यूज होती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इस पे कनेक्ट करते हैं, और क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, इनको क्लॉक्स देता है। क्लॉक्स क्यों जरूरत होती है, क्योंकि म्यूपी सीक्वेंशियल सर्किट है और सीक्वेंशियल सर्किट को वर्क करने के लिए क्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। काम खत्म, समझ में आ गया। अब अगली पिन जो है, ध्यान से समझने चलना, मैं 1 बाय 1 ईच एंड एवरी पिन का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है सब उसमें एक एक चीज लिखा रहा हूं, ध्यान से सुने। अगली पिन है रीसेट इन और रीसेट आउट। इज इट ओके? चलें पहले मैं पिन का नामकरण देता हूं फिर आपको बताता हूं। रीसेट इन एंड रीसेट आउट। ठीक है, ये दो पिन है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इन दोनों पिन का काम क्या है। देखें, ये हमारा सिंपल सी बात है, ये हमारा पिन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये पिन नंबर 1 से 20 है। सपोज रीसेट पिन हमारी ये है, सपोज करें ये दो पिन है, ये पिन कौन सी है, रीसेट इन है, और एक दूसरी है रीसेट आउट। इज इट ओके? चलें, रीसेट इन क्या है, देखें आपको म्यूपी को कभी कभी रीसेट करना है ना, यू वॉन्ट द रीसेट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को सभी ऑपरेशंस जो कर रहा है उसको रोक के उनको सबको माइक्रो प्रोसेसर के वर्क को 0 पर सेट करना है, रीसेट बोलते हैं उसको। तो इस पिन पर आप 0 दे देंगे। दो तरह की पिन, दो अलग अलग तरह की पिन है, एक इनपुट पिन है, म्यूपी इनिशिएटेड पिन है, म्यूपी स्टेटस बताने वाली पिन है। उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पिन्स को डाला गया है अलग अलग क्लासिफिकेशन पे, है ना। मैंने क्या बताया, कौन कौन से बताया, कि जैसे कुछ पिन्स पे आप देखोगे इनपुट दे रहे हो, कुछ पिनों से आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ पिन केवल म्यूपी के स्टेटस को आपको बताएंगे। इज इट ओके? तो इन पे आप थोड़ा जब पूरी पिन्स के बारे में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिन एक्चुअल में आपको 3 तरह की चीजें बता रहा है। एग्जैक्टली मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन इसमें बता देता हूं कि पिन्स को देखकर आप बता सकते हो कि ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल है, स्टेटस सिग्नल है, और कुछ आप इस पे इनपुट दे रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो रीसेट इन की हम बात कर रहे हैं। रीसेट इन जो है, रीसेट इन पे जब आप 0 देते हो तो 0, एक बात बता दें, जहां पर ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट इस तरह के है, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हो कभी तो आप समझ जाना इस पर लो देना है तब ये काम करने वाली है, हाई देंगे तो नहीं करेगी, हमें पता है। तो जब आप इस पे 0 दोगे तो
आपका म्यूपी रीसेट हो जाएगा। when we want to reset MUPI, so we give 0 over reset in. Now, so this pin is used for reset the, so this pin is used for reset the MUPI, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज होती है। इट इज ओके। नाउ द नेक्स्ट इज रीसेट आउट। रीसेट आउट का क्या काम है? देखें, माइक्रो प्रोसेसर से और भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। जब आप माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर रहे हैं तो वो डिवाइसेस भी रीसेट होना चाहती हैं। तो देखें, इस रीसेट आउट से सपोज ये डिवाइस है, इस डिवाइस की रीसेट पिन, इसकी खुद की रीसेट पिन है जो इस डिवाइस की रीसेट आउट से कनेक्ट है। प्लीज लिसन केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर से, ध्यान से सुने, माइक्रो प्रोसेसर से और भी पिन्स हमारी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से हमारी और भी पिन्स और भी डिवाइसेस की रीसेट पिन कनेक्ट होती हैं। अब जब आप उनको रीसेट करना चाहते हो तो आप इस पिन पर 1 दे दें। ये म्यूपी इनिशिएटेड ऑपरेशन है ना। मैंने क्या बोला, म्यूपी इनिशिएटेड होता है, एक्सटर्नली इनिशिएटेड होता है, और कुछ पिन आपको क्या बताती हैं, स्टेटस बताती हैं, और कंट्रोल पिन होती हैं। हर एक पिन का अपना अपना डिस्क्रिप्शन है, अपनी कैटेगरी में है वो। तो ये क्या म्यूपी इनिशिएट करेगा, जब म्यूपी अलग इसको रीसेट करना है तो उसमें 1 दे देगा। 1 दे देगा तो इससे जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसकी रीसेट पर बना जाएगा, मतलब वो रीसेट हो जाएगी। रीसेट आउट पिन is used for reset other device which connect to MUPI। जो MUPI से कनेक्ट है उनको रीसेट करने के लिए रीसेट आउट पिन का यूज करते हैं। सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एसओडी एसआईडी पिन, सीरियल आउट डेटा, सीरियल इन डेटा। सिंपल, समझते चलना बच्चे, समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, आया ना। ईच एंड एवरी पिन, एक एक पिन के बारे में आपको मैं सब बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि म्यूपी इज यूज फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। म्यूपी इज यूज फॉर अ सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। सपोज आपका ये म्यूपी है, दिस इज म्यूपी, और ये आपकी डिवाइस है जिसके साथ इसे सीरियल कम्युनिकेशन करना है। समझते चलना बच्चे, ठीक है। ये आपका म्यूपी है, ये आपकी डिवाइस है। अब म्यूपी को डेटा देना है और लेना है, सिंपल सी बात है। म्यूपी इज यूज फॉर गिव अ सीरियल डेटा आउट और सीरियल डेटा इन। अब म्यूपी को इसको डेटा देना है, एसओडी पिन पर डेटा देगा। जब म्यूपी को कोई सीरियल डेटा आउट करना है तो किस पिन पर देता है, एसओडी पिन पर देता है। हर एक पिन का काम है अपना अपना। और मैंने क्या बताया, एसओडी पिन यूज होती है किसके लिए, जब उसको सीरियल डेटा देना है। अब ये डिवाइस डेटा दे रही है म्यूपी को। अब इसको म्यूपी को डेटा मिल रहा है, डेटा किस पिन पर मिलता है, सीरियल, सीरियल, सीरियल आउट डेटा, सीरियल इन डेटा, एसओडी एसआईडी पिन। सो एसओडी म्यूपी इज यूज फॉर अ सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। म्यूपी give serial data on SOD pin। MUPI give a serial data on SOD pin। MUPI serial data देता है SOD पिन पर, and MUPI takes
सीरियल डेटा फ्रॉम other device. MUPI takes serial data from other device on SID pins. Is it clear? सिंपल सिंपल सी बात है, आपको जो इंपॉर्टेंट है उतना आपको बस एग्जाम में इतना ही आने वाला है, ठीक है ना। एक कौन सा क्या काम करने वाला है, तो एसओडी एसआईडी पिन मैंने आपको बता दिया। ये सभी 40 पिन का डिस्क्रिप्शन चल रहा जो हमारे म्यूपी की 40 पिन होती है ना, सबका 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं मैं, ये 40 पिन का, ठीक है ना। हर एक काम कैसा क्या होने वाला है, कौन सी पिन क्या काम करती है, सब अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो पिन है इसमें ध्यान से देखें, INTR और INTRA। पिन का नामकरण क्या है, INTR एंड INTRA। ध्यान से सुनना बच्चे, INTA, ठीक है। देखें जैसे कि अब जरा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने। ये हमारा म्यूपी है, म्यूपी पे पिन है एक INTR INTA। अब ये डिवाइस है, समझना, अभी मैं बता रहा हूं आपको, डिवाइस है, ये हमारी एक डिवाइस है, ठीक है। अब इस डिवाइस और म्यूपी के बीच में क्या इन पिन का काम होने वाला है, वो ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से समझना है। देखें एक इंटरप्ट करके चीज होती है, अभी हमको इसको डिटेल में समझना है, ठीक है ना। जैसे कि म्यूपी पे कुछ इंटरप्ट आते हैं, इंटरप्ट कुछ नहीं है एक्चुअली में, इंटरप्ट जैसे सपोज म्यूपी पे बहुत सारी इंटरप्ट पिन भी है। अभी मैं आपको बताऊं RST 5.5 7.5 4.5 6.5, ठीक है ना, INTR, ये सभी इंटरप्ट पिन है। कुल मिला के सभी पिन्स को हमें पढ़ना है, भी इंटरप्ट को पढ़ना है। इंटरप्ट होता क्या है, अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जब किसी डिवाइस को कोई सर्विस चाहिए तो वो म्यूपी को सिग्नल भेजती है, उसे हम इंटरप्ट बोलते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब किसी डिवाइस को कोई सर्विस चाहिए तो सर्विस के लिए सिग्नल भेजती है, उस सिग्नल को म्यूपी इंटरप्ट बोलता है। अब ये सर्विस अलग अलग कैटेगरी की है, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मास केबल इंटरप्ट, नॉन मास केबल इंटरप्ट, ठीक है ना। हम देखेंगे प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, इनका बहुत सारी इंटरप्ट की कैटेगरी है। तो उनमें से एक इंटरप्ट की कैटेगरी है INTR इंटरप्ट। इस पिन पर एक और बात, जैसे ही कोई डिवाइस के पास, जैसे ही म्यूपी के पास किसी डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा, म्यूपी पर किसी डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा, मतलब उसने कोई सर्विस मांगी, ठीक है, तो म्यूपी क्या करता है, उस सर्विस के लिए जो भी काम है वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। सपोज जैसे कि बहुत ही ध्यान दें, सिंपल सा, मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक बंदा रोज खाना खाने आता है। एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक बंदा रोज खाना खाने आता है। अब जैसे ही वो बंदा आया, जैसे ही वो बंदा आया, रेस्टोरेंट का जो वेटर है, जो मालिक है, जो भी आप समझें, म्यूपी है वो, सपोज वो म्यूपी है, रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आ रहा है वो डिवाइस है, और जो रेस्टोरेंट है वो म्यूपी है। जैसे ही वो आएगा, मतलब उसने इंटरप्ट दिया, वैसे ही रेस्टोरेंट मालिक ने अपने आप, उसको पता है कि ये रोज 100 रुपए वाली थाली खाता है, उसको अपने आप ही 100 रुपए वाली थाली लेके दे दी। तो बंदा रेस्टोरेंट में आया, मतलब वो उसने इंटरप्ट किया, सर्विस मांगी। म्यूपी को पता है कि ये क्या सर्विस मांगता है। जैसे ही उस पर्टिकुलर पिन, हम पिन बोल सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, उस पिन पर एक सिग्नल आया, उस पिन पर एक सिग्नल आया, मतलब कि उस बंदे ने केवल
बोला कुछ भी उसमें कैसे है, उसने बोला कि भाई खाना खाना उसे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वालों को पता है डेली एक थाली खाता, अपने आप वो थाली लेके आ जाएगा। तो हर एक इंटरप्ट के लिए एक इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम होता है। मतलब इंटरप्ट आने पर म्यूपी अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देता है। प्लीज लिसन केयरफुली, मैंने क्या बोला, अलग अलग इंटरप्ट म्यूपी पर होते हैं। हर एक इंटरप्ट का अपना इंटरप्ट सबरूटीन प्रोग्राम होता है। मतलब कि अगर उस पिन पर, सपोज ये पिन है, म्यूपी की ये पिन है, ये मान लो 5 इंटरप्ट आ रहे हैं, है ना। मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इंटरप्ट को बड़े डिटेल में समझने वाले हैं। इस पिन पर सिग्नल आया, इस पिन पर जैसे ही सिग्नल आया, इसका नाम RST 7.5 है। इस पिन पर जैसे ही सिग्नल आएगा, म्यूपी ने इसके लिए पता है क्या काम करना है। म्यूपी जैसे ही सिग्नल आएगा, म्यूपी अपने आप ही वो काम कर देगा। मतलब म्यूपी को इसका इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम पता है। इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम को आप समझ सकते हो कि म्यूपी को ये पता है कि इस पिन पर जब सिग्नल आता है तो क्या करना है, उसका प्रोग्राम कहाँ है। उसका प्रोग्राम जहां पर होता है उसे रन कर देता है। रन करना मतलब उसकी सर्विस को ऑन करना। उस बंदे को थाली आ गई है, ये उसका सब रूटीन प्रोग्राम है। म्यूपी को पता है, होटल मालिक को पता है कि इसको थाली चाहिए रोज, इंटरप्ट सब रूटीन है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब एक दूसरा बंदा है जो होटल में आया, पहली बार आया, वो होटल में आया, उसने इंटरप्ट, उसका आना मतलब इंटरप्ट। अब उसे क्या सर्विस चाहिए, उसका इंटरप्ट सबरूटीन प्रोग्राम क्या है, म्यूपी को नहीं पता, होटल मालिक को नहीं पता इसको क्या चाहिए, है ना। होटल में सपोज क्या बोलते हैं, खाना है, अलग अलग तरह का खाना है, और भी सर्विसेज हैं, ठीक है ना। उसमें मूवी भी चलती है सपोज, है ना, शॉर्ट टर्म मूवी, होटल है ना, पूरा एक मॉल टाइप का है, आप ये समझ लें, होटल के जगह मॉल समझ लें, ठीक है। तो म्यूपी को कुछ इंटरप्ट, टोटल इंटरप्ट में सभी के लिए पता है कि क्या सर्विस देनी है। बट INTR एक ऐसा इंटरप्ट है जिसके लिए म्यूपी को इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम नहीं पता है। इसलिए वो वापस जैसे ही INTR पिन पर, INTR पिन इज यूज फॉर अ इंटरप्ट, अब इस इंटरप्ट के आने पर म्यूपी को नहीं पता है कौन सी सर्विस चाहिए, इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम नहीं पता है, तो उसके लिए INTA पिन पर ये वापस डिवाइस को सिग्नल भेजता है और वापस इससे एड्रेस सबरूटीन प्रोग्राम मांगता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ INTR पिन एंड INTA पिन। कुल मिला के INTR एक केवल और केवल सिंगल ऐसा इंटरप्ट है जिसका इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम म्यूपी को नहीं पता है, उसको नहीं पता है इसको क्या सर्विस चाहिए। इसलिए डिवाइस ने INTR पर इंटरप्ट भेजा, इंटरप्ट भेजने के बाद इस पर 1 आ गया, 1 आ गया मतलब पिन नंबर ए है, INTR पिन पर 1 आया मतलब कि कोई डिवाइस है उसको सर्विस चाहिए, पर उसका इंटरप्ट सबरूटीन प्रोग्राम सर्विस क्या चाहिए नहीं पता है, तो INTA पिन के थ्रू वो वापस डिवाइस पर जाके कंफर्म करेगा। इज इट ओके? सो दिस इज द वर्क ऑफ INTR एंड INTA पिन। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट आउटपुट रीड एंड राइट। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब ए जो है, ए कौन सी कैटेगरी का है, ए जो है एक कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल कैटेगरी का है। ए म्यूपी खुद ही करता है, ए अपना स्टेटस, म्यूपी क्या होता है, म्यूपी में एक तो म्यूपी इनिशिएटेड फंक्शन होते हैं जो म्यूपी खुद इनिशिएट करता है ना, एक आप एक्सटर्नली इनिशिएट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ए जो है, ए पिन, सपोज ये हमारा A40 पिन है, ठीक है, 1 से 20। अब यहां पर 20, 21 से 40, ठीक है। अब आपके पिन एग्जैक्ट नंबरिंग की याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपकी किसी पिन पर
कौन सा कनेक्ट है? इनपुट आउटपुट दिस, एक पिन हो गई रीड और एक पिन हो गई राइट। तीन पिन है आपके पास, ई इनपुट आउटपुट दिस। और ये कौन सी कैटेगरी है? ये आपको यहां पर माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल, आपको यहां पर कंट्रोल, ये माइक्रो प्रोसेसर खुद करने वाला है, जो करने वाला है ध्यान से समझे क्या है। अब म्यूपी कम्युनिकेट विथ इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, म्यूपी दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है, ध्यान से देखें। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट से भी कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों से या तो डेटा ले रहा है या डेटा दे रहा है, यही तो मतलब हुआ। कम्युनिकेशन से क्या मतलब क्या हुआ, क्या और क्या कम्युनिकेशन करेगा माइक्रो प्रोसेसर बेचारा? माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी से डेटा लेगा या देगा, इनपुट आउटपुट से डेटा लेगा या देगा। तो रीड और राइट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझें। जब भी मैं बोल रहा हूं वो रीड कर रहा है मतलब कहीं से डेटा ले रहा है, डेटा पढ़ रहा है। डेटा को राइट कर रहा है मतलब डेटा कॉपी कर रहा है, डेटा दे रहा है। वापस से बोलता हूं, माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है मतलब माइक्रो प्रोसेसर डेटा को ले रहा है, कहीं पर डेटा पढ़ रहा है। लेना मतलब रीड करना, माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर डेटा को कॉपी कर रहा है, कहीं पर लिख रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों चीजें दो जगह कर सकता है, या तो माइक्रो प्रोसेसर डेटा का रीड राइट मेमोरी में करता है या रीड राइट इनपुट आउटपुट पर करता है। या तो वो मेमोरी को डेटा देगा या लेगा, या इनपुट आउटपुट से डेटा लेगा या देगा। इनपुट आउटपुट मतलब आपने कीवर्ड से डेटा दिया या मॉनिटर पर डेटा देगा, ये माइक्रो प्रोसेसर देगा। अब माइक्रो प्रोसेसर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हमको कैसे पता पड़ेगा? ये माइक्रो प्रोसेसर, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पिन पर अपने आप ही काम बताएगा। स्टेटस पिन है ना, स्टेटस और कंट्रोल पिन की बात कर रहा है। तो हमने जो पिन देखी, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ध्यान से देखें। अभी आपने जो पिन देखी है, ठीक है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी जो पिन है, अगर इस पिन पर माइक्रो प्रोसेसर ने बंद दिया, इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर किससे कम्युनिकेट कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। ध्यान से देखें, मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। मीन्स म्यूपी एज communicate with input output device। म्यूपी किससे कम्युनिकेट कर रहा है? अगर इस पिन पर बन है, और ये खुद ही कर रहा है म्यूपी, बार बार बोल रहा हूं, ये स्टेटस पिन है, ये म्यूपी के स्टेटस को पता करने के लिए हमको पता है। और अगर इनपुट आउटपुट पर इस पर 0 है, इसका मतलब क्या है? म्यूपी एज कम्युनिकेट विथ, म्यूपी इज कम्युनिकेट विथ मेमोरी। म्यूपी किससे कम्युनिकेट कर रहा है? मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है। इज इट ओके? तो आपको एक बात क्लियर हो गई है कि म्यूपी किससे कम्युनिकेट करना है, ये हमें इस पिन को देखकर पता पड़ जाएगा। अब म्यूपी क्या कर रहा है? म्यूपी दो ही तो काम करेगा, रीड और राइट। अगर इस पर 0 है, मीन्स म्यूपी इज डूइंग, म्यूपी इज डूइंग रीड प्रोसेस, रीड प्रोसेस। तो अब आपको देखो, ये दोनों एक साथ हैं, देखो ध्यान से देखो, ए है और ए है। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूपी इनपुट आउटपुट को रीड कर रहा है।
दोनों एक साथ, ए 1 है और ए 0 है, एक साथ है। इस पिन पर 1 है मतलब कि कोई मतलब नहीं है, जब इस पे 0 होगा तब ये पिन एक्टिवेट होगी। इज इट क्लियर? म्यूपी इज डूइंग रीड प्रोसेस। और ध्यान से समझें, राइट पर 0 है, इसका मतलब क्या है? म्यूपी इज डूइंग राइट प्रोसेस, लिखना। सो क्या समझ में आया आपको? इतनी सी बात समझ में आई। सपोज अगर ये दोनों एक साथ हैं, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, क्या हो रहा है? इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन पर 1 है और हमारे रीड पिन पर, और हमारे रीड पिन पर 0 है। इसका मतलब है म्यूपी इज रीडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये जरूर लिखना आप, है ना, जरूर लिखना एग्जाम्पल में। इन म्यूपी इज रीडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहां 1 है और यहां राइट पर, है ना, राइट पर 0 है। इसका मतलब क्या है? म्यूपी इज राइटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। म्यूपी राइट कर रहा है, लिख रहा है, आउटपुट दे रहा है, किसको? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और इसी के साथ अगले कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इनपुट आउटपुट मेमोरी, इस पर 0 है और हमारा रीड पर 0 है। मींस यहां से समझ में आ रहा है म्यूपी मेमोरी के साथ बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है? कम्युनिकेट क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। सो इसका मतलब है म्यूपी एज, एग्जाम्पल में है, आप ये चारों एग्जाम्पल लिखेंगे। म्यूपी एज रीडिंग, म्यूपी एज रीडिंग मेमोरी, म्यूपी एज रीडिंग मेमोरी। और लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना है? मीन्स म्यूपी एज राइटिंग, म्यूपी एज राइटिंग मेमोरी। इज इट ओके? सो सिंपल सी बात है, म्यूपी मेमोरी को रीड राइट करता है, वो आपको यहां से पता पड़ेगा, और रीड और राइट यहां से पता पड़ेगा। रीड करना मतलब पढ़ना, डेटा को लेना, राइट करना मतलब कि उस पर डेटा को डालना। सिंपल, दिस इज द सिंपल थिंग। इज इट क्लियर? तो अभी हमने कुछ पिन के बारे में देखा, है ना। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एड्रेस पिन 15 से 8 पिन और एडी 7 से एडी 0, तो 16 पिन के बारे में हमने ये जानकारी ली। 16 पिन मतलब एड्रेस और डेटा, और ऑलमोस्ट 8 से 10 पिन अभी हमने और पढ़ ली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने कितनी पिन के बारे में जानकारी ले ली? 26, है ना। जितनी भी पिन अभी तक हमने पढ़ ली हो, ठीक है। हमने कौन सी पिन पढ़ी है? 1-2 पिन तो ये पढ़ ली, X1 X2, 2A 4, 2 6, 2 8, और यहां पर 9 10 11, 11 + 16, टोटल कितनी पिन का इंफॉर्मेशन आपने ले लिया? 11 + 16। अभी हमने 11 + 16 पिन के बारे में जानकारी ले ली। 27 पिन आप पढ़ चुके हो। अब बची हुई पिन का हम डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने पूरा डिस्कशन इसी लेक्चर में बता दिया तो थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होने वाला है ना, लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी आधी से ज्यादा पिन का डिस्क्रिप्शन आज दे दिया आपको। अब द रिमेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिन्स विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जितनी ज्यादा थ्योरी लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी जरूरी है पूरी थ्योरी लिखा रहा हूं। आपको इतना ही लिखना पड़ता है, पेपर में इतना ही है। आपको पेपर में म्यूपी का पिन डिस्क्रिप्शन आने वाला है, म्यूपी का पिन डिस्क्रिप्शन आने वाला है, सिंपल यहाँ पे लिख देना है ना। म्यूपी का पिन डिस्क्रिप्शन क्या काम करता है, म्यूपी क्या काम करता है, ये आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है ना, ये सभी है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैंने बड़ी आसान, बड़ी सीधी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो बड़े मन लगाकर इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। सब्जेक्ट अभी के लिए नहीं, आगे भी बहुत जरूरी है।
कुछ बच्चे सोचते हैं कि बस यार निपट जाए, सब हो जाए, अभी एक बार खत्म हो जाए सब्जेक्ट। नहीं बच्चे, सब्जेक्ट अगर आपको अपना फ्यूचर भविष्य बनाना है इस फील्ड में, ठीक है ना, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर उसके बाद मास्टर करेंगे, फिर और अच्छी डिग्री करेंगे, या आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपका म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर अगर टेक्निकल फील्ड में गए तो इससे पीछा नहीं छूटने वाला है। मैं आपको बता ही चुका हूं, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्रोग्रामिंग, एंड जहां पर भी प्रोग्रामिंग है वहां पर म्यूपी माइक्रो कंट्रोलर है। इट इज ओके। चले बच्चों, तो आज की क्लास का यहां पर समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बचे हुए पिन डिस्क्रिप्शन के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।